Hello everyone, my name is Jatin and today we are going to do exercise 1.3 of chapter 1 Relations and Functions of class 12th Maths। इससे पहले मैंने exercise 1.1 and 1.2 कंप्लीट कर दिया है जिसमें मैंने रिलेशंस एंड फंक्शंस अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ ए फंक्शन के बारे में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस से। सो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस में आपके पास दो फंक्शन दिए होंगे। मान लो अगर मैं एफ ऑफ एक्स मान लूँ, 2x मान लेते हैं एक फंक्शन, ठीक है, और एक और फंक्शन मान लेते हैं हम g ऑफ t इज इक्वल टू 4t स्क्वायर। ओके, अब कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस में आपको इन दो फंक्शंस को रिलेट करना होता है, मतलब इन दोनों फंक्शंस के बीच में आपस में रिलेशन बनाना है। ठीक है, देखो अगर मैंने यहाँ पे f ऑफ x लिखा तो आपने लिखा 2x, ठीक है, हमने फंक्शन लिया 2x। अगर मैं यहाँ पे f ऑफ a मान लेता हूँ तो फंक्शन क्या हो जाएगा 2a। ठीक है, यहाँ x की जगह और 2x था तो यहाँ a की जगह अब 2a आ गया। अगर मैं f ऑफ z बोल दूँ तो क्या बन जाएगा, ये 2z बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बोलूँ f ऑफ g ऑफ t, f ऑफ g ऑफ t अगर मैं लिख दूँ तो ये जैसे आप z को 2z लिख रहे थे, a को 2a लिख रहे थे, तो इसको भी ऐसे लिखोगे 2 ऑफ g ऑफ t। ठीक है, 2 ऑफ g ऑफ t लिखोगे। अब यहाँ पे g ऑफ t की आप वैल्यू डाल दोगे। अब g ऑफ t आपको गिवन है 4t स्क्वायर, यानी 2 इंटू 4t स्क्वायर, सो आंसर विल बी 8t स्क्वायर। तो आपने देखा कि मैंने इस फंक्शन के साथ इस फंक्शन को रिलेट कर दिया। ठीक है, इसी को हम कहते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, और इसको हम कहते हैं, जैसे f ऑफ g ऑफ t लिखा ना, फॉग, FOG। ठीक है, FOG। सिमिलरली हम इस फंक्शन के साथ भी कर सकते हैं ऐसे ही। ठीक है, जैसे मैंने इस फंक्शन के साथ किया तो अब मैं मान लो इस फंक्शन के साथ करता हूँ। ये g ऑफ t 4t स्क्वायर है। ठीक है, g ऑफ a क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, g ऑफ b क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं लिखूँ g ऑफ f ऑफ x तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डाल दोगे 4 इंटू 2x का होल स्क्वायर, इट विल बी 8x स्क्वायर। ठीक है, तो वहां पे हमने इसको फॉग बोला था, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे GOF। ठीक है, यहाँ पे FOG तो वो यहाँ पे GOF। ओके, तो आपने देखा कि मैंने दोनों फंक्शन को आपस में रिलेट कर दिया। ठीक है, दोनों एग्जांपल से आप समझ गए होंगे। ठीक है, वैसे कुछ है नहीं ज़्यादा, इतना टफ नहीं था। तो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन हमारा ये था। अब हम चलते हैं इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इनवर्स हम समझते हैं। देखो, इनवर्स ऑफ फंक्शन से पहले एक नॉर्मल फंक्शन देखो। मान लो मैंने एक फंक्शन लिखा y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। अगर आपने फंक्शंस अच्छे से समझना है तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है फंक्शंस क्या होता है। ठीक है, वहां से देख सकते हो आप। तो हम यहाँ सीधा इनवर्स से स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 आपका एक फंक्शन है जिसमें आपका x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर है। ठीक है, मान लो और मैं आपसे पूछूं कि इसकी y वैल्यूज बताओ when x is equal to 1, when x is equal to 2 and when x is equal to 3 में। ठीक है, तो x में अगर आपने 1 डाला तो y कितना मिलेगा आपको 4 प्लस 2 6, x में 2 डालोगे y कितना मिलेगा 8, x में 3 डालोगे y कितना मिलेगा 10। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा कि आपको एक फंक्शन में जब आप x की वैल्यू पुट कर रहे हो तो आपको कॉरस्पॉन्डिंग y मिल रहा है। ठीक है, इसको हम एक ऑल्टरनेट लैंग्वेज में और क्या कह सकते हैं, y को f ऑफ x भी कह सकते हैं। ठीक है, f ऑफ x का मतलब ये होता है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। देखो इसका मतलब अपना लिखा करो, y इज अ फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब आप x में कुछ ना कुछ वैल्यूज डालते रहो जिसके कॉरस्पॉन्डिंग y वैल्यूज आपको मिलती रहेंगी। जैसे यहाँ देखो x में 1 डाला तो 6 मिला, 2 डाला तो 8 मिला, 3 डाला तो 10 मिला। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x। ओके, ये एक नॉर्मल फंक्शन है। अगर मैं आपको बोलूँ कि इसका इनवर्स क्या है, तो इनवर्स का मतलब समझो पहले आप, ये आपका डोमेन है। अभी नॉर्मल फंक्शन में ये आपका रेंज है। ठीक है, डोमेन किसको कहते हैं जो x वैल्यूज होती है, और रेंज किसको कहते हैं पेयरिंग जिसके साथ हो रही है y वैल्यूज। ठीक है, ओके, लास्ट क्लास में पढ़ाई अच्छे से। इनवर्स में आपको बैक ट्रैकिंग करनी है। ठीक है, इनवर्स में आपको बैक ट्रैकिंग करनी है, मतलब जो आपका रेंज बना है ना वो आपका डोमेन बन जाएगा, और जो आपका पहले डोमेन था वो आपका रेंज बन जाएगा। ठीक है, अगर आपका नॉर्मल फंक्शन आपको डोमेन से रेंज में लेके आता है तो इनवर्स आपको रेंज से वापस डोमेन में लेके जाता है। उसी को हम कहते हैं इनवर्स।
ठीक है। इनवर्स मतलब उल्टा, उल्टा चल रहे हो आप, बैक ट्रैकिंग कर रहे हो, ठीक है। तो जो आपका पहले रेंज था वो अब आपका डोमेन बनेगा, और जो पहले आपका डोमेन था वो आपका रेंज बनेगा, क्योंकि आप वापस आ रहे हो। अब इसको लिखोगे कैसे, देखो ये आपका नॉर्मल फंक्शन था, ठीक है। आप x से y में जा रहे थे, x की डिफरेंट x की वैल्यूज पे आपको कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंट y मिल रहे थे। अब अगर आपको वापस आना है तो आपको क्या क्रिएट करना पड़ेगा, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y यू विल गेट कोरस्पॉन्डिंग x। अलग अलग y की वैल्यूज के लिए जो आप पुट करोगे उसके लिए आप कोरस्पॉन्डिंग x मिलेगा। तो इसको हमें x इज अ फंक्शन ऑफ y के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, ठीक है। x इज अ फंक्शन ऑफ y, तो यहाँ से सीधा x की वैल्यू निकालो आप, y माइनस फोर इज इक्वल टू 2x और x इज इक्वल टू y माइनस फोर अपॉन में 2। ओके, तो इसको मान लो मैं कह दूं g ऑफ y। तो अब ये क्या बना, आपको करस्पॉन्डिंग मतलब आपको y वैल्यूज डालनी पड़ेंगी, डिफरेंट y वैल्यूज डालनी पड़ेंगी, जिसके लिए आपको करस्पॉन्डिंग x मिलेगा, क्योंकि अब आप वापस जा रहे हो। पहले आप x से y में जा रहे थे, करस्पॉन्डिंग डिफरेंट x के लिए आपको डिफरेंट y मिल रहे थे, लेकिन अब आप y से x में जा रहे हो, ठीक है। पहले आप x से y में जा रहे थे, अब आप y से x में जा रहे हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पहले आप x की वैल्यूज में डाल रहे थे और आपको y मिल रहा था, अब आप y की वैल्यूज में डालोगे और जो आपका रेंज था वो आपका डोमेन बनेगा, ठीक है। अब तो डोमेन की वैल्यूज डालो। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि g ऑफ 6 क्या है, g ऑफ 6 क्या है, ओके, तो अब y में आप 6 डालोगे, 6 माइनस फोर अपॉन में 2 कितना हो जाएगा, 2 अपॉन में 2 दैट इज 1, ठीक है। अब वापस 1 पे आ गए 6 से, देख रहे हो पहले आप 1 से 6 में गए थे, अब वापस से आप 6 से 1 में आ गए, देख लो। वैसे ही अगर आप g ऑफ 8 निकालना चाहो, देखो अब जो ये वैल्यूज डाल रहे हो आप 8, ये तो g का फंक्शन बन गया, तो जो पहले रेंज था वो आप डोमेन बनेंगे ना, इसलिए मैं अब ये रेंज की वैल्यूज डोमेन में पुट कर रहा हूँ, ठीक है। अब इनवर्स फंक्शन आपका ये है, तो 8 माइनस फोर अपॉन टू, ओके, सो 6 अपॉन टू, 4 सॉरी 4 अपॉन टू, 4 अपॉन टू 2, ठीक है। तो g ऑफ 8 क्या आ गया आपका, 2 आ गया। देखो पहले आप 2 से 8 में गए थे, अब आप 8 से 2 में आ गए वापस, तो समझ गए आप इनवर्स का मतलब, ओके। तो ये है आपका इनवर्स, मतलब आपको y से वापस x मिला रहा है, ठीक है। अब जो बुक में फॉर्मल डेफिनेशन क्या मिलेगी आपको वो देख लेते हैं एक बारी। देखो बुक में डेफिनेशन मिलेगी, इनवर्स का मतलब तो आप समझ गए, लेकिन बुक में ऐसा मिलेगा आपको, एफ ओ जी इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन। अब आइडेंटिटी फंक्शन मैंने आपको पहले ही बताया था पिछली क्लास में, कि जो आपका इनपुट है वही आपका सेम आउटपुट भी निकल रहा है, मतलब जो x की वैल्यूज आप डाल रहे हो वही आपका y वैल्यूज मिल रहा है, ठीक है। ये बुक की फॉर्मल डेफिनेशन है, तो उसको भी देख लेते हैं। और जी ओ एफ भी आपका आइडेंटिटी फंक्शन है, और ये दोनों का मीनिंग आप समझ ही गए हो, और मैं प्रूव भी कर देता हूँ इसको। आइडेंटिटी फंक्शन है मतलब जो आपका इनपुट है वही आपका आउटपुट है। पहले हम बात करते हैं एफ ओ जी की। एफ ओ जी का मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। लेकिन इस बार आप जी में क्या डालोगे, जो पहले रेंज था, ठीक है, मतलब 6, 8 और 10। तो अब देखो यहाँ पे जी ऑफ 8 डालू सबसे पहले मैंने जी ऑफ 8 डाला और बाहर एफ चल ही रहा है, तो इसको 2 बार करना पड़ेगा। पहले एफ को तो ऐसे ही रखो, जी ऑफ 8 क्या है आपका, जी ऑफ 8 देखो वापस आ रहे हो ना, जी ऑफ 8 वापस आ रहे हो, अभी भी मैंने आपको बताया 2, ठीक है। अब एफ ऑफ 2 क्या है, वापस से 8। तो आप देख रहे हो यहाँ पे आपका इनपुट 8 था, आउटपुट भी वापस 8 आ गया, ओके। दोबारा देख लो एक और एग्जांपल से, एफ ओ जी निकाल रहे हैं ना, एफ ऑफ जी ऑफ, अब क्या डालो, 6 डाल दो अब, ठीक है। तो पहले तो जी ऑफ 6 को सॉल्व करो, जी ऑफ 6 क्या है, 1, जी ऑफ 6 1 है, अभी अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया, और वापस आप जा रहे हो, जी तो इनवर्स फंक्शन है ना, वापस ला रहा है आपको डोमेन में, तो 1 है। अब एफ बाहर बैठा हुआ है, तो एफ ऑफ 1 क्या हो गया, वापस से 6 हो गया, देखो। तो जो आपका इनपुट पहले था वही आपका आउटपुट आ रहा है, ओके। तो एफ ओ जी वाला, एफ ओ जी से तो आप समझ गए ये आइडेंटिटी फंक्शन है। अब जी ओ एफ से एक बार ही देख लेते हैं। जी ओ एफ का मतलब जी ऑफ एफ की डोमेन, तो एफ की डोमेन 1 ले लेते हैं सबसे पहले। एफ ऑफ 1 क्या है, एफ ऑफ 1 है आपका 6। अब जी ऑफ 6 क्या है, वापस से 1। तो देखो इनपुट 1 आउटपुट भी 1, तो जी ओ एफ एंड एफ ओ जी जब दोनों आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएंगे तो आपका वो जो फंक्शन है वो इनवर्स फंक्शन है, ठीक है। तो इनवर्स का मतलब आप समझ गए कि वापस आपको लेके आ रहा है, ओके, y से x में। अब इनवर्स होने से पहले दो कंडीशन फुलफिल कर लेना, दो कंडीशन नेसेसरी है इनवर्स निकालने से पहले, कि एक तो वो फंक्शन 1 1 होना चाहिए,
मतलब एवरी इमेज शुड हैव डिस्टिंक्ट प्री इमेज। डिस्टिंक्ट प्री इमेज, और इसके बारे में हमने पिछली क्लास में बात अच्छे से कर ली थी, तो मैं दोबारा नहीं कर सकता। ऑन टू मतलब एवरी इमेज शुड हैव एटलीस्ट वन प्री इमेज, एटलीस्ट वन प्री इमेज, एक से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। ओके तो सबसे पहले ये दो कंडीशंस चेक कर लेना कि वो फंक्शन आपका वन वन और ऑन टू दोनों होना चाहिए। उसके बाद ही आप उसका इन्वर्स निकालने जाओगे। इन्वर्स कैसे निकालोगे? सिंपली आप एक्स की वैल्यूज निकाल दोगे, सिंपली आप एक्स की वैल्यू निकालोगे। और इन्वर्स को हम डिनोट कैसे करते हैं? जैसे मान लो ये आपका फंक्शन है, ठीक है, इसका इन्वर्स पूछे तो एक्स की वैल्यू निकालो y माइनस फोर अपॉन में टू, ठीक है, y माइनस फोर अपॉन में टू, और x को लिखो f ऑफ इनवर्स, f इनवर्स इज इक्वल टू y माइनस फोर अपॉन में टू, ठीक है। तो इनवर्स निकालना आपने सीख लिया। एक और एग्जांपल ले लूँ मैं कोई, y इज इक्वल टू क्या लेंगे 2x माइनस 5 ले लेते, ठीक है। अभी मैंने लीनियर फंक्शन लिया, अभी क्वेश्चन सब करेंगे, देख लेंगे तब। हम आपको बोले इसका इन्वर्स निकालो। सबसे पहले तो आप ये चेक करोगे कि ये वन वन है या ऑन टू है, दोनों होना चाहिए, वन वन और ऑन टू दोनों होने चाहिए, ठीक है। जब आप इन्वर्स निकालने जाओगे तो सिंपली एक्स की वैल्यू निकाल दोगे आप, ये आपका इन्वर्स आ गया। एक्स को लिख देना फिर एफ इन्वर्स इज इक्वल टू वाई माइनस 5 अपॉन में 2, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन आप समझ गए, इन्वर्स आप समझ गए हो। तो एक स्टार्ट करते हैं अब एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। लेट एफ, देखो ये होता है आपका डोमेन और ये होता है आपका कोडोमेन, ठीक है। जब आपका कोडोमेन इक्वल टू रेंज आ जाए तो समझ लेना फंक्शन ऑन टू है। लास्ट क्लास में हम बात कर चुके हैं इसके बारे में, ठीक है, तो मैंने दोबारा एक बार आपको बता दिया। देखो ये फंक्शन है आपका एफ ऑफ 1, 3, 4 gives 1, 2, 5 and g of 1, 2, 5 gives 1, 3 be given by, ये रिलेशन बना रखा है इनमें, ठीक है। राइट डाउन जी ओ एफ, ठीक है, आपको जी ओ एफ निकालना है तो आपको रिलेशन तो गिवन ही है, तो पहले रिलेशन लिख लो कि भैया पहले एफ का फंक्शन देखो। एफ में आपने 1 डाला तो आपको मिला 2, देख लो यहाँ पे, 3 डाला तो आपको मिला 5 और 4 डाला तो आपको मिला 1, ठीक है। ओके, जी में आपने 1, 2, 5 डाला और आपको मिला 3, 3, 1। अब वो कह रहे हैं जी ओ एफ, पहले तो जी ओ एफ लिखो सीधा, तो जी ओ एफ मतलब जी ऑफ एक्स, ठीक है, इसका मतलब तो यही होता है, अभी भी हमने देखा। अब पहले सबसे पहले किसकी डालोगे? पहले एफ की डोमेन डालोगे, उसके बाद जी की डोमेन डालोगे। तो सबसे पहले एफ की डोमेन डालो 1। सो यहाँ पे देखो अब एफ ऑफ 1 क्या है? 2 है ना, तो जी ऑफ 2, अब जी ऑफ 2 क्या है? 3, तो 3 है सबसे पहला आंसर। तो उसके बाद आप डालो जी ओ एफ में, जी ओ एफ मतलब सबसे पहले आप एफ की डोमेन डालोगे, ठीक है, तो जी ऑफ एफ ऑफ 3 डालोगे सबसे पहले, तो एफ ऑफ 3 क्या है आपका 5, अब जी ऑफ 5 क्या है यहाँ देखो 1, ठीक है, तो दूसरा आंसर आपका 1 हो गया। सेकंड थर्ड अब ये है एफ ऑफ 4, ठीक है, सो जी ऑफ एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 4 क्या है 1 और जी ऑफ 1 क्या हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है। तो आपका आंसर्स हैं 3, 1, 3, समझ गए ना आप। जी ओ एफ लिखा है तो पहले एफ की डोमेन डलेगी फिर जी की, और अगर एफ ओ जी लिखा होता तो पहले जी की डोमेन डलती फिर एक्स की, एफ की, ठीक है। देखो ये डोमेन है, एफ की रेंज है, ये डोमेन है, ये रेंज है, ठीक है, आप समझ ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, लेट एफ जी एच बी द फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर। रियल नंबर किसको कहते हैं यार? मैंने आपको बताया हुआ है ना पहले भी, रैशनल प्लस इरैशनल दोनों आते हैं भाई इसमें, कई बच्चों को ये नहीं पता होगा, मैं फिर भी बता देता हूँ। देखो इरैशनल हम किसको कहते हैं? रूट के अंदर कोई नंबर हो तो रूट 3, रूट 4, रूट 5, ठीक है, ये सब इरैशनल होते हैं। रैशनल में सारे आ जाते हैं, नेचुरल प्लस होल प्लस इंटीजर्स प्लस, हाँ ठीक है, ये सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी होती हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। इंटीजर्स में होल नंबर जो होते हैं 0 से 1 तक जाते हैं, और नेचुरल नंबर 1 से इन्फिनिटी जाते हैं, ठीक है। होल नंबर मतलब 0 से इन्फिनिटी, मतलब ये 0 से स्टार्ट होते हैं होल नंबर, ठीक है। तो ये सारे मिला के आपके क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं सब कुछ, ओके। तो अपॉन वाले किस में जाते हैं? अपॉन वाले रैशनल में जाते हैं भाई, 1/2, -1/2, -0.5, 0.5, सारे रैशनल होते हैं, ओके। और ये -1, -2 सिंपल काउंटिंग नंबर विद माइनस एंड प्लस इंटीजर्स होते हैं। तो आई होप इतना बेसिक्स तो आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि आपका डोमेन आ रहा है
रेंज भी, कोडोमेन भी आ रहा है, ठीक है। वो कह रहा है एफ प्लस जी ऑफ ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, प्रूव करो। पहले एल एच एस उठा लो, ठीक है, ओ एच को अंदर ले जाओ, तो एफ ओ एच प्लस, सॉरी इसको ना पहले ये देखो, आप डायरेक्ट मत लिखना, पहले ये देखो कि एच भी तो कोई ना कोई फंक्शन रहा होगा, मान लो एच ऑफ एक्स है, ठीक है, तो एफ के साथ जाएगा अंदर पहले एफ ऑफ एच ऑफ एक्स, ठीक है, और फिर जी के साथ भी जाएगा जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ओके। फिर एफ ऑफ एच ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ओ एच प्लस जी ऑफ एच ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, जी ओ एफ, ओके। तो हेंस प्रूव्ड हो गया। देखो सेकेंड पार्ट है आपका एफ डॉट जी ओ एच, तो मतलब एच भी किसी का ना किसी का फंक्शन रहा होगा, तो मान लेते हैं वो एच एक्स का फंक्शन है, सो एफ डॉट जी एच ऑफ एक्स लिख दो इसको ऐसे, ठीक है। फिर इसको अंदर ले जाओ, एफ डॉट एच ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ओके। अब एफ ऑफ एच ऑफ एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ओ एच, और जी ऑफ एच ऑफ एक्स को क्या मैं लिख सकता हूँ, जी ओ एच, ठीक है। हेंस प्रूव्ड हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर थर्ड में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है फाइंड जी ओ एफ एंड एफ ओ जी इफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ 5x माइनस 2। देखो मॉड वो होता है नंबर, मॉड नहीं पता है, अगर मॉड के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू डालोगे ना, जैसे -1 डाल दोगे तो ये पॉजिटिव बन के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो मॉड आपको पॉजिटिव कर देगा, मतलब आपके नंबर को पॉजिटिव कर देगा। वो कह रहा है कि जी ओ एफ और एफ ओ जी दोनों लिखो। पहले तो जी ओ एफ लिख देते हैं, ठीक है। सबसे पहले एफ की डोमेन डालेगी, फिर जी की डोमेन डालेगी। इसका मतलब क्या होता है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। पहले तो एफ की डोमेन डालो, मॉड ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स को लिख दिया, और फिर आपको जी की डोमेन डालनी है। फिर जी क्या है, देखो जी ऑफ एक्स क्या है, 5 मॉड ऑफ 5x माइनस 2, मतलब x कहाँ पे गया है, 5 के साथ गया है, ठीक है। तो जी के अंदर क्या है, मॉड x है, तो ये भी 5 के साथ जाएगा, है ना, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा मॉड ऑफ 5x माइनस 2, मॉड से पॉजिटिव ही निकलता है, तो 5x माइनस 2 लिख दो इसको, ओके। अब सिमिलरली आप एफ ओ जी भी लिखो। प्लीज वीडियो पॉज करके खुद से लिखने का ट्राई करो, फिर वापस चेक करना। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, इसका मतलब ये होता है पहले जी ऑफ एक्स डालोगे, जी ऑफ एक्स क्या है, 5x माइनस 2 होल मॉड। अब देखो जब f के अंदर x था तो हमने लिखा मॉड x, अब f के अंदर क्या है, मॉड ऑफ 5x माइनस 2, तो इसको हम लिखोगे मॉड ऑफ 5x माइनस 2। तो होल मॉड, मॉड से कोई फर्क नहीं पड़ता, ओवरऑल पॉजिटिव ही आएगा आंसर, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर ये रहा, ये दोनों दोनों का आंसर 5x माइनस 2 ही। नेक्स्ट है आपका 8x का क्यूब एंड x की पावर 1/3, x की पावर 1/3 एंड 8x का क्यूब, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जी ओ एफ, मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखो, कितना है 8x क्यूब, ये जी है भाई 9 मत समझ लेना, ओके। अब देखो जब जी के अंदर x था तो हमने लिखा इसको x की पावर 1/3, अब जी के अंदर है क्या 8x क्यूब, तो इसकी पावर 1/3, ठीक है। अब ध्यान रखना एक्सपोनेंट पावर के अकॉर्डिंग 1/3 दोनों के साथ जाएगा, 8 के साथ भी जाएगा, 3 के साथ भी जाएगा, ठीक है। ये पावर ये पढ़ा है ना आपने, ए बी की पावर m होता है, तो a की पावर m इंटू बी की पावर m होता है इसका आंसर, ठीक है। एक्सपोनेंट पावर का एक रिजल्ट है, क्लास 8th 9th में पढ़ा होगा। तो दोनों के साथ जाएगा ये, तो 8 की पावर 1/3 डॉट x की पावर क्यूब का पावर 1/3, ठीक है। अब 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, ये सब आना चाहिए आपको ट्रिक, x की पावर 3 1/3, ठीक है। अब ये 1/3 इंटू 3 हो जाएगा, 3 इंटू 1/3, और यहाँ भी हो जाएगा x 3 इंटू 1/3, ओके। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, आंसर हो जाएगा 2x, समझ गए। नेक्स्ट है आपका एफ ओ जी, यानी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है, मॉड ऑफ 5 सॉरी 8x की पावर, ये जी ऑफ एक्स है ना, तो जी ऑफ एक्स देखो यहाँ से x का पावर 1/3, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स क्या है, देखो एफ ऑफ एक्स को मैं कैसे लिख रहा हूँ 8x क्यूब, जब x था तो 8x क्यूब लिखा, अब क्या है एफ एक्स की पावर 1/3 है, तो 8 इंटू एक्स की पावर 1/3 का होल क्यूब, ठीक है। अभी सिमिलरली 3 इसके साथ ही जाएगा, तो ये हो जाएगा 8x, समझ गए। तो ये दो क्या आंसर है, 2x एंड 8x। क्वेश्चन नंबर 4, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा है।
if f of x is 4x plus 3 and 6x minus 4, show that f of fx is equal to x। सबसे पहले तो f x is equal to x हमें प्रूव करना है। इसका मतलब f of fx is equal to x प्रूव करना है। LHS उठाओ, जो जो बोलता जा रहा है वो करते जाओ, ठीक है। आपके पास फंक्शन क्या गिवन है, f of x is equal to 4x plus 3 एंड 6x minus 4। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, एक्सप्लेनेशन सुनोगे ना मेरी तो आपको समझ में आएगा। जब f के अंदर x था तो हमने लिखा 4x plus 3 अपॉन में 6x minus 4। अब f के अंदर क्या है, अब f के अंदर f of x है, तो इस जैसे इसको लिखा वैसे इसको भी लिखो। तो f of fx को आप क्या लिखोगे, 4 of fx plus 3 6 of fx minus 4, ठीक है। अब fx की ओरिजिनल वैल्यू डाल दो, 4 इंटू 4x प्लस 3 अपॉन में 6x माइनस 4। अब तो आपकी सिंपल मैथ्स है, जितनी आप कैलकुलेशन आपकी अच्छी होगी, एलसीएम वगैरह लेना आता है आपको, उतना आपके लिए इजी होगा। देखो एलसीएम कैसे लेते हैं, क्रिस क्रॉस, 3 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 तो है, 4 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 तो है। अब ऊपर एलसीएम लो क्रिस क्रॉस और डिनोमिनेटर भी आपस में, तो 6x माइनस 4 को 3 से मल्टीप्लाई, 1 को 4x प्लस 3 से मल्टीप्लाई एंड 6x माइनस 4 एंड 1 को आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है। तो करो यही काम। तो पहले तो ये 4 को अंदर ले जाओ, तो ये बनेगा 16x प्लस 12 अपॉन में 6x माइनस 4 प्लस 3, और नीचे बनेगा 24x प्लस 18 अपॉन में 6x माइनस 4 माइनस 4, ठीक है। अब यहाँ मिटा देता हूँ मैं इसको भी मिटा देते हैं। चलो अब यहाँ एलसीएम लो, इसको पूरे को इधर मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं बना है, इसके नीचे भी कुछ नहीं बना है, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई और इन दोनों को आपस में, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा 16x प्लस 12 प्लस 18x माइनस 12 अपॉन में 6x माइनस 4 अपॉन में 24x प्लस 18 माइनस 24x प्लस 16, समझ गए, अपॉन में 6x माइनस 4। अब 6 में कट जाएगा तो गायब भी कर देते हैं। अब बचा आपका फाइनली यही दो ऊपर नीचे, ठीक है। तो ऊपर क्या बनेगा, 16x प्लस 18x 34x, और माइनस 12 से प्लस 12 कैंसिल, इससे ये कैंसिल अपॉन में 34 से 34 कैंसिल, यू विल गेट x। तो x के ही प्रूफ करना था, इक्वल RHS हो गया, तो ये तो हो गया, ओके। अब ये फंक्शन है आपका, वो कह रहा है कि व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f। देखो इनवर्स ऑफ f निकालना है, तो सबसे पहले तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये दोनों फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 है, उसके बाद इनवर्स निकालोगे। सबसे पहले दो कंडीशन फुलफिल करनी है इस फंक्शन को कि ये 1 1 और ऑन 2 है। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि इसकी रेंज क्या है, सॉरी डोमेन क्या है। डोमेन अब आपका कह रहा है कि डोमेन इज x इज नॉट इक्वल टू 2/3, मतलब x 2/3 छोड़ के बाकी सब। तो इसको ऐसे लिखोगे, x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट 2/3, ठीक है, ये डोमेन है, ओके। देखो उसने बोला हुआ ना x इज नॉट इक्वल टू 2/3, क्योंकि अगर x को 2/3 लिखेगा वो, तो मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया कि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर हम 0 एक्सेप्ट नहीं करते मैथ्स में, ओके ऑलराइट। लेकिन यहाँ इसने कोडोमेन भी नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो मैं मान के चलूंगा कि कोडोमेन आपका रियल नंबर है, ठीक है। रियल नंबर भी नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे हमें कोडोमेन और डोमेन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो हम ये मान के चलेंगे कि इट इज़ 1 1 एंड ऑन 2, ठीक है। तो इनवर्स कैसे निकालोगे आप, सिंपली आप x की वैल्यू निकालो, क्योंकि अभी ये क्या है, अभी ये y इज अ फंक्शन ऑफ x है, y इज अ फंक्शन ऑफ x है। इनवर्स क्या होता है, x इज अ फंक्शन ऑफ y, ठीक है। तो सिंपली x की वैल्यू निकालो, सो 6xy प्लस 4y इज इक्वल टू 4x प्लस 3, ठीक है। अब x की वैल्यू कैसे निकालोगे, 6xy माइनस 4x इज इक्वल टू 3 माइनस 4y, ऑलराइट। x कॉमन लो तो अंदर क्या बचा, 6y माइनस 4 इज इक्वल टू 3 माइनस 4y। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 माइनस 4y अपॉन में 6y माइनस 4। तो यही है आपका इनवर्स फंक्शन। तो आप लिख लेना लास्ट में ऐसे, इसको f इनवर्स करके लिख लेना, ठीक है। सिंपली x की वैल्यू निकाल दो, इनवर्स मिल जाएगा आपको, क्योंकि ये आपका बन गया ना अब x इज अ फंक्शन ऑफ y, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट वेदर द रीजन वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स एंड नॉट। देखो आपको फंक्शन दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 आपकी डोमेन है, और रेंज क्या है आपकी 10 10 10 10, सबकी 10 है। देखो तो एक काम करते हैं, एक ही 10 लिखते हैं ना। मैंने आपको बताया अभी
कि इनवर्स निकालने के लिए दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, 1 1 एंड ऑन टू। यहाँ तो डोमेन रेंज दी हुई है हमें, तो आप देखो क्या ये फंक्शन 1 1 है, मतलब सारी इमेज का मतलब जो भी इमेज है उनका क्या एक डिस्टिंक्ट इमेज प्री इमेज है, और सारी प्री इमेज का एक डिस्टिंक्ट इमेज है, ऐसा है क्या? देखो 1 1 फंक्शन किसको कहते हैं? जब यहाँ पर हमारे पास कुछ डोमेन हो, यहाँ पर हमारे पास कुछ रेंज हो, सब सिर्फ एक ही से मैप करेंगे, ये होता है 1 1। लेकिन यहाँ ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, देख लो, सिंगल प्री इमेज के, नहीं सॉरी, सिंगल इमेज के बहुत सारे प्री इमेज है, ठीक है, मतलब इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि बहुत सारे प्री इमेजेस के सिंगल इमेज है, ठीक है। 1 का भी 10 है, 2 का भी 10 है, 3 का भी 10 है, और 4 का भी 10 है, सो इट इज नॉट 1 1 बिकॉज different pre-images has single image, have लिखो, have single image, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट प्री इमेजेस के डिफरेंट इमेजेस होने चाहिए, ठीक है। तो ये 1 1 नहीं है तो मतलब ये इसका इनवर्स भी नहीं निकलेगा, ठीक है, कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर रहा। ऑन टू है, इमेज का कोई ना कोई प्री इमेज तो बैठा ही हुआ है ना, ऑन टू है, लेकिन 1 1 तो नहीं है, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ओके, पहले इसको जाने दो यार। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, अब ये फंक्शन है जी का, ठीक है, 5 6 7 एंड 8 1 2। अब रिलेशन देखो ना, इसका फंक्शन है जी का, इसका रिलेशन देखो, यहाँ पे गिवन है 5 की मैपिंग हुई है 4 के साथ, 6 की मैपिंग हुई है 3 के साथ, 7 की मैपिंग हुई है 4 के साथ, 8 की मैपिंग हुई है 2 के साथ। अब आप देखो 5 जा रहा है 4 के साथ, 6 जा रहा है 3 के साथ, 7 जा रहा है अगेन 4 के साथ, तो यहाँ से आपको पता लग ही गया होगा कि ये फंक्शन 1 1 तो नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 4 image 4 has 2 distinct pre-image, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 5 and 6 सॉरी 5 and 7 है ना, हाँ 5 and 7 have सेम इमेज। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, हर किसी की अलग अलग मैपिंग होनी चाहिए, ठीक है। किसी एक की भी 2 के साथ हो गई तो मतलब वो 1 1 ही नहीं है, तो जब ये 1 1 ही नहीं है तो उसका इनवर्स भी नहीं निकलेगा। ओके, ये प्री इमेज ये सब फंक्शन क्या है, ये सब मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। अब देखो यहाँ पे नीचे वाला फंक्शन 2 3 4 एंड 5, और मैपिंग देखो इनकी किनके साथ हो रही है, 7 9 11 एंड 13, ये नीचे से देखो रिलेशन दिए है ना, ठीक है। तो देखो सबकी अलग अलग मैपिंग है, 2 के 7 के साथ है, 3 के 9 के साथ है, 4 के 11 के साथ है, 5 की 13 के साथ है, ठीक है। ये कोडोमेन का पार्ट भी है, ठीक है, तो ये कोडोमेन और रेंज दोनों है, तो मतलब ये फंक्शन ऑन टू है। 1 1 भी है क्योंकि सबकी डिस्टिंक्ट, हर प्री इमेज के सिंगल इमेज है और हर इमेज की भी सिंगल प्री इमेज है, सबकी सब अलग अलग की पेयरिंग है ना सबके साथ। इट इज़ 1 1 ऑल्सो, हैंस इट इज़ इनवर्टेबल, मतलब इसका इनवर्स निकाला जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, शो दैट एफ की डोमेन क्या है, -1 से 1 तक, ठीक है, कि डोमेन है आपकी, तो करस्पॉन्डिंग रेंज भी निकल जाएगी। गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन आपको गिवन है एक्स अपॉन में एक्स प्लस 2 इज 1 1, शो करना है इसको, ये 1 1 है, तो डोमेन तो सिर्फ इतना सा है, तो देख लेते हैं। तो ठीक है, अब रेंज क्या निकलेगी, एक्स अपॉन में एक्स प्लस 2, तो -1 अपॉन में -1 प्लस 2 दैट इज -1 अपॉन में 1, इसका आंसर -1, 0 का आंसर 0, ठीक है, 1 का आंसर 1 अपॉन में 1 प्लस 2 दैट इज 1/3। तो आपने यहाँ देखा कि 1 की पेयरिंग हुई, -1 की पेयरिंग हुई है -1 के साथ, 0 की 0 के साथ, और 1 की 1/3 के साथ। ओके, सबकी अलग अलग रेंज है, ठीक है, देख लो, कोई दो एक के साथ तो नहीं जा रहे ना, सबकी अलग अलग ही है ना, डिस्टिंक्ट है ना। ओके, तो मतलब ये फंक्शन 1 1 तो है, एवरी
प्री इमेज हैज distinct image and vice versa also, hence it is 1 1. अब चेक करो, सब ऑन टू है, सारी जितने भी कोडोमेन में है वो सारी का प्री इमेज बैठा हुआ है, बिल्कुल बैठा हुआ है, ये देख लो, ये कोडोमेन है और रेंज भी यही है क्योंकि सबका प्री इमेज बैठा हुआ है. ओके, सो एवरी इमेज हैज इट्स प्री इमेज, hence it is on 2. ठीक है, अब जब ये 1 1 एंड ऑन 2 है तो इसका इनवर्स भी पूछा है उसने, तो इनवर्स भी निकाल देंगे. देखो ये जो कोडोमेन है यही आपका रेंज भी बनेगा. ठीक है, तो कोडोमेन क्या क्या आई थी, -1 0 एंड 1/3 आई थी ना. हाँ, अब इनवर्स पूछा है इसका, ये कोडोमेन, तो इनवर्स y इज इक्वल टू क्या है, x अपॉन में x प्लस 2. सीधा x की वैल्यू निकालो आप यहाँ से, एक्स वाई प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स, एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2y, एक्स फॉर्मल लो y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2y. ठीक है, सो x इज इक्वल टू माइनस 2y अपॉन में y माइनस 1, है ना भाई. तो आपने देखा कि जो आपका x बन गया वो बन गया -2, तो इसको f इनवर्स भी कह देंगे. ठीक है, -2y अपॉन में y माइनस 1. ओके, तो इसकी रेंज क्या आई, रेंज आई इसकी y बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट 1, और 1 तो हमारा कोडोमेन का पार्ट भी नहीं है. ओके, 1/3 इज 0 पॉइंट समथिंग. ओके, 0 पॉइंट मेरे ख्याल से 3, तो ये 1 तक तो पहुंचा ही नहीं कोडोमेन, तो इसकी कोई वैल्यू भी नहीं है भाई. ये रहा इसका इनवर्स. ठीक है, सिंपल x की वैल्यू x इज अ फंक्शन ऑफ y में कन्वर्ट कर दोगे तो आपका इनवर्स निकलता है. क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कंसिडर द फंक्शन f गोज फ्रॉम r टू r, मतलब रियल नंबर्स फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर्स. ठीक है, मैंने दोनों का मीनिंग आपको बता दिया, रियल नंबर्स किसको कहते हैं अभी भी बताया. फंक्शन है आपके पास 4x प्लस 3 शो दैट f इज इनवर्टेबल, मतलब पहले ये 1 1 एंड ऑन 2 होना चाहिए. तो 1 1 कैसे चेक करते थे, याद है ना अभी पिछली क्लास में, fx1 इज इक्वल टू fx2, मतलब हम मान के चलेंगे कि दो अलग अलग इमेज है, अगर ये दोनों इक्वल इमेज है और अगर x1 इज इक्वल टू x2 भी आ जाता है तो मतलब इसका प्री इमेज भी एक ही है, तो मतलब ये इमेज एक ही थी. ठीक है, हमने जो अलग अलग मान ली वो एक ही इमेज थी. ठीक है, लेकिन अगर x1 इज इक्वल टू x2 में पहुंचते हैं हम तो, ठीक है, तो 4x1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4x2 प्लस 3. ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, 4x1 इज इक्वल टू 4x2, 4 से 4 कैंसिल, x1 इज इक्वल टू x2. हैंस ये जो हम अलग अलग मान के चले थे ना ये एक ही है, तो एक इमेज का एक प्री इमेज, हैंस इट इज 1 1. ओके, अब देख भी सकते हो कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आपने पढ़ा हुआ है कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, और एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और स्ट्रेट लाइन जो होता है हर एक प्री इमेज की एक डिस्टिंक्ट इमेज आएगी, हर एक x की वैल्यू में अलग अलग y वैल्यूज आएंगी. ठीक है, कोई भी 2x नहीं होंगे जिनकी सेम वैल्यू होगी y, ऐसा नहीं होगा कभी भी. तो ये 1 1 तो है, स्ट्रेट लाइन हमेशा 1 1 होता है. ऑन टू देख लेते हैं. ठीक है, ऑन टू के लिए हम इनवर्स का प्रोसेस जो सेम है वही ऑन टू का प्रोसेस भी है. ठीक है, तो x इज अ फंक्शन ऑफ y और y बिलोंग्स टू ऑल r, क्योंकि y न्यूमरेटर में बैठा हुआ है. क्या निकालते थे रेंज के लिए, रेंज के लिए हम क्या निकालते थे, याद है आपको, कि अगर आपका y डिनोमिनेटर में आ जाता है तो हम एक्सेप्ट नहीं करते y इज इक्वल टू 0 को. डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए. यहाँ ये दोनों पॉसिबिलिटी नहीं मिल रही है हमें. y आराम से बैठा हुआ है न्यूमरेटर में बिना रूट के. ठीक है, न्यूमरेटर में बैठा हुआ है, डिनोमिनेटर में बैठा होता तो मैं लिखता y बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट 0, लेकिन वो न्यूमरेटर में बैठा हुआ है तो कोई भी वैल्यू ले सकता है, तो y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स. और कोडोमेन भी हमारी क्या है, देख लो ये कोडोमेन होती है, और रेंज हमारी क्या आ गई, y बिलोंग्स टू ऑल. तब और जब रेंज और कोडोमेन इक्वल होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑन टू. ऐसे ही आप लिखोगे एग्जाम में. ठीक है, और ये इसके बारे में मैंने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, एग्जाम्पल दे देगी. ठीक है, तो ये जब 1 1 एंड ऑन टू दोनों है तो मतलब इसका इनवर्स भी निकलेगा, और इनवर्स इसका क्या होगा, यही तो होगा जो मैंने लिखा है. इनवर्स के लिए मैं यही तो निकालूंगा, f इनवर्स इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन में 4. ठीक है, ऑन टू फंक्शन प्रूफ करने का और इनवर्स निकालने का सेम प्रोसीजर है.
अब फंक्शन है आपका, डोमेन देखो पहले आर प्लस यानी ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर तो होने चाहिए लेकिन पॉजिटिव। और को डोमेन क्या है, 4 से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है। और फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, शो दैट f इज इन्वर्टेबल, मतलब ये 1 1 एंड ऑन टू है। देखो 1 1 एंड ऑन टू है, सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये 1 1 है कि नहीं। f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, x1 का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ फॉर्मूला लगाओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा x1 इज इक्वल टू माइनस x2 और x1 इज इक्वल टू x2। तो ये जब पॉसिबिलिटी दोनों आ जाएंगी तो आप देख सकते हो कि एक इमेज के दो प्री इमेज आ रहे हैं, ठीक है। तो ये 1 1 होगा, अभी तो नहीं होगा, लेकिन आपने एक कंडीशन का भी ध्यान रखा कि जो आपका डोमेन है वो सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स है, तो जो नेगेटिव वाला है इसको मुझे रिजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब तो ये 1 1 हो गया, ठीक है, क्योंकि आपका डोमेन ही पॉजिटिव है, एक्स में डली पॉजिटिव रहा है तो वाई भी आपका कॉरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव ही आने वाला है, ठीक है, नेगेटिव को रिजेक्ट करना पड़ेगा। और x1 इज इक्वल टू x2 आया है, माइनस x2 आया था, तो ये तो रिजेक्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपका डोमेन पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव वाले को तो रिजेक्ट करना पड़ेगा, ये प्री इमेज ही तो है, रिजेक्ट। और मतलब आपकी जो x की वैल्यूज है वो पॉजिटिव ही है अकॉर्डिंग टू आर डोमेन। तो भैया ये 1 1 है। अब ऑन टू के लिए वही प्रोसीजर जो इन्वर्स के लिए करूँगा, x की वैल्यू निकालेंगे। ऑन टू कैसे प्रूफ करोगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, y माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 4, ठीक है। अब कई होगी दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ मैं माइनस क्यों नहीं लिख सकता, अरे भाई बोल दिया उसने डोमेन में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, वैसे तो एक्स स्क्वायर अगर 4 होता है मान लो तो x की वैल्यू प्लस माइनस 2 दोनों होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ बोल दिया ना उसने कि ये पॉजिटिव रियल नंबर है, तो ये माइनस को मुझे हटाना पड़ेगा, पॉजिटिव वाला केस ही लूंगा, ठीक है। समझ गए ना, ये डाउट जेन्युइन होता है वैसे तो, ठीक है। तो ये आपका आ गया रेंज। तो y की वैल्यू, y जो है रूट के अंदर है, और मैंने आपको बताया रूट के अंदर नेगेटिव हम एक्सेप्ट नहीं करते, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, y माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 4 उस तरफ चला जाएगा ना इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो y की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब 4 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये आपका रेंज आ गया, और ये कोडोमेन के इक्वल भी है, तो मतलब ये फंक्शन ऑन टू है, समझ गए। तो जब ये 1 1 ऑन टू दोनों हैं तो यहाँ से आप इन्वर्स निकाल सकते हो, वही सेम प्रोसीजर मैंने मिटाया क्यों फालतू में, सीधा x की वैल्यू निकालो, ये आ गया आपका इन्वर्स, बस खत्म कहानी। क्वेश्चन नंबर 9, और कुछ तो नहीं बोला भाई, नहीं। कंसिडर दिस फंक्शन अगेन टू इन्फिनिटी, मतलब आपका डोमेन क्या है, ऑल रियल पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, ऑल रियल पॉजिटिव नंबर्स, ओके। और आपका कोड डोमेन क्या है, -5 से लेकर इन्फिनिटी, ओके। गिवन बाय द फंक्शन दिस, आपका y इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 गिवन है आपको। अब आपको शो दैट f इज़ इन्वर्टेबल। मैंने आपको बताया इन्वर्टेबल प्रूफ करने से पहले आपको दो कंडीशन फुलफिल करनी है कि ये फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर 1 1 आप लिखोगे f(x1) इज इक्वल टू f(x2), ठीक है, यानी 9x1 का स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 इज इक्वल टू 9x2 का स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5, ठीक है। -5 से -5 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, ओके। 9x1 का स्क्वायर माइनस 9x2 का स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 6x2 इज इक्वल टू 0, समझ गए। सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गया, 9 कॉमन ले लोगे तो x1 का स्क्वायर माइनस x2 का होल स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर, यहाँ से आप क्या कॉमन लोगे, 6 कॉमन लोगे और x1 माइनस x2 को अंदर लिखोगे, ठीक है। अब आप को एक ट्रिक यहाँ पे खेलनी है, ट्रिक क्या खेलनी है मतलब अंडरस्टूड है, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे, मैं 0 × 9 कर देता हूँ यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, और प्लस 0 × 6 भी कर देता हूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। तो अगर मैं ये दोनों चीज़ कर सकता हूँ, ओके, तो आपने एक मेथड पढ़ा होगा, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट मेथड, ओके, मतलब इसका कोफिशिएंट इसके साथ कंपेयर हो जाएगा और इसका कोफिशिएंट इसके साथ कंपेयर हो जाएगा। मतलब देखो 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, 9 का कोफिशिएंट क्या है, x1 माइनस x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, और 6 का कोफिशिएंट क्या है, x1 माइनस x2। तो
x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर किसके साथ कंपेयर होगा, 0 के साथ, और x1 माइनस x2 भी किसके साथ कंपेयर होगा, 0 के साथ। तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट मेथड इसको कहते हैं। ठीक है, ये आगे हम चैप्टर में यूज़ भी करेंगे, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव, वहाँ सब में यूज़ होता है ये। ओके, अब इसको खोलो, x1 प्लस x2, x1 माइनस x2 सबको पता है, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला। अब x1 इज इक्वल टू x2 और x1 इज इक्वल टू माइनस x2, लेकिन उसने बोला हुआ है डोमेन में हमें पॉजिटिव रियल नंबर लेने हैं, तो इसको हमें नेगलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, रिजेक्ट करना पड़ेगा। इसको रिजेक्ट कर दिया और यहाँ से भी हमारा x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, तो दोनों कंडीशन से हमारा x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। और लेके क्या चले थे हम, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ xt, मतलब एक ही इमेज थी हो जिसका एक ही प्री इमेज है वो, तो ये 1 1 है। तो 1 1 तो आपने प्रूफ कर दिया। ठीक है, 1 1 हो चुका है प्रूफ। अब आपको क्या प्रूफ करना है कि ये फंक्शन ऑन टू है। अब ऑन टू प्रूफ करने के लिए आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसको, x एज अ फंक्शन ऑफ y में। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है y के टर्म्स में, तो मतलब x को खाली करना पड़ेगा। ओके, x को आप खाली कर नहीं पाओगे क्योंकि कॉमन नहीं ले नहीं पाओगे। अगर 9x स्क्वायर प्लस 6x में से कॉमन लेते हो आप, तो एक x तो 9 के साथ रह ही जाएगा। तो यहाँ एक मेथड होता है हमारा, उसको हम कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। मतलब आपको इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। कैसे करते हैं फॉर्मूले में, इसके 3 स्टेप्स हैं। ये 3 स्टेप्स याद रख लो, लाइफ टाइम के लिए याद रख लो। आगे आप कॉलेज टाइम तक अगर मैथ्स लेते हो तो यहाँ वहाँ तक काम आएगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, और अगर नहीं है तो बनाओ। ठीक है, सबसे पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप है, एक्स का कोफिशिएंट है जो भी है बीच में, एक्स का कोफिशिएंट एक्स के साथ वाला, उसका हाफ करो, फिर उसका स्क्वायर करो, फिर स्क्वायर करो, और जो भी स्क्वायर करने के बाद वैल्यू आई उससे इक्वेशन में प्लस एंड माइनस करो। वंस यू आर डन विद दिस, यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मूला। फिर फॉर्मूला ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व द फॉर्मूला। ठीक है, देखो कैसे करना है। मैंने बोला कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करो, यहाँ क्या है 9, पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड करो। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या है, एक्स का जो भी कोफिशिएंट है यानी 6/9, इसको मैं लिख दूँ 2/3, कोई दिक्कत तो नहीं है। 6/9 को 2/3 लिख सकता हूँ। ठीक है, काट के। ओके, इसका हाफ करो। 2/3 का हाफ क्या होता है, 2/6, दैट इज़ 1/3। 1/3 हाफ कर दिया, फिर उसका स्क्वायर करो 1/9। ठीक है, 1/3 का स्क्वायर 1/9। इससे इक्वेशन में प्लस एंड माइनस करो, प्लस 1/9, पहले प्लस करना है फिर माइनस, और ये 5/9 को वैसे ही लिखो। ओके, जैसे ये कर लिया आपने, उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला देखो, ये 3 वैल्यूज़ जो हैं आपकी फर्स्ट 3, ये बनेंगी फॉर्मूला x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर वाला। इसको लिखो 6/9। समझ गए यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ठीक है, बस अब यहाँ से x की वैल्यू निकल सकती है आराम से, पहले नहीं निकल पा रही थी, अब निकल सकती है। So you will find the value of x. What you will get? You will get y upon 9 plus 6/9 is equal to x plus 1/3 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, सो y प्लस 6 अपॉन 9 होल अंडर रूट, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड। ओके, अब ये 9 रूट के अंदर 9 है, बाहर आएगा रूट से तो 3 बन के आएगा, तो y प्लस 6 ऊपर अंडर रूट ही रहेगा, अपॉन में 3 हो जाएगा, और ये 1/3 हो जाएगा, और इज इक्वल टू x। तो ये हो जाएगी ये आपके x की वैल्यू। अब आप क्या निकालोगे, अब आप निकालोगे रेंज, मतलब y की वैल्यूज़। y बैठा हुआ है न्यूमरेटर में, ठीक है, लेकिन रूट के अंदर है, और रूट की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव ही होनी चाहिए। ठीक है, सो y प्लस 6 शुड बी पॉजिटिव, है ना भाई, लास्ट क्लास में बताया था बहुत अच्छे से। तो y शुड बी ग्रेटर देन -6, भाई -6 से ऊपर होना चाहिए टिल इन्फिनिटी। ठीक है, ये आ गई आपकी रेंज। लेकिन क्वेश्चन में आपको कोडोमेन क्या गिवन है, -5 से इन्फिनिटी, -5 से इन्फिनिटी गिवन है ना। एक और कंडीशन का आपने ध्यान दिया नहीं दिया, यही निकाल के मत छोड़ देना, डोमेन को देख लेना। डोमेन कहता है भाई मैं तो अपने अंदर पॉजिटिव वैल्यू डालूंगा। ठीक है, इसका मतलब ये है बच्चे, अगर आपने y इज इक्वल टू -6 डाल दिया ना, देखो यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ देखो नीचे -6 हो गई, मतलब रूट के अंदर 0 हो गया, रूट के अंदर 0 एक्सेप्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। 0/3 0 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, x इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा, जो कि एक्सेप्ट नहीं कर रहा डोमेन कह रहा है भाई मैं कम से कम 0 बनूंगा। ठीक है, पॉजिटिव में मैं 0 बनूंगा। तो ये 0 कब बनेगा,
बताओ भाई, आप कह रहे हो कि मेरी रेंज आई है ना, ये आई है -6 से लेकर आगे तक इन्फिनिटी तक। मैं कह रहा हूँ -6 डाल ही नहीं सकते। -6 अगर आपने डाल दिया तो आपका x की वैल्यू माइनस में आ जाएगी, जो कि एक्सेप्टेड नहीं है। तो -6 से आगे जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। आगे जाओगे -5 आएगा, है ना भाई, इस तरफ तो -5 ही आएगा। फिर -5 से चेक करो। अब अगर -5 से डालते हो यहाँ पे y में, तो रूट के अंदर क्या होता है 1, रूट के अंदर 1 आएगा तो ये क्या बनेगा 1/3, ठीक है। रूट ऑफ 1 इज़ 1, 1/3 -1/3 दैट इज़ 0। अब कह रहा है मैं एक्सेप्ट x की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब कह रहा है मैं 0 को तो ले लूँगा क्योंकि मैं डोमेन के अंदर हूँ। तो आपको समझ में आता है ये बात कि जब मैंने y की वैल्यू -5 ली तब मेरा रेंज -5 से इन्फिनिटी बना, तो इसने एक्सेप्ट करा इस फंक्शन ने, ठीक है। तो आपका रेंज भी क्या हो जाएगा -6 नहीं, -5 टू इन्फिनिटी, ठीक है। -6 आप डाल नहीं सकते, नो डाउट वैसे एक्सेप्टेड है। अगर यहाँ पे r प्लस ना लिखा होता, सिर्फ r लिखा होता तब एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन डोमेन ने भी कंडीशन डाल दी, ठीक है। डोमेन ने भी आपके ऊपर एक कंडीशन डाल दी, ओके। तो आपका जो रेंज हो गया वो हो गया -5 से लेकर इन्फिनिटी। तो बेटा जब रेंज आ गया -5 से लेकर इन्फिनिटी, तो ये रेंज है। ठीक है, ये रेंज है। कोडोमेन क्या हो जाएगा, कोडोमेन आपको क्या गिवन है -5 से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है। तो कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल है, तो ध्यान रख लेना भाई इस चीज़ का भी, डोमेन का भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये फंक्शन ऑन टू भी है। अब ये जब फंक्शन ऑन टू है, ओके, फंक्शन ऑन टू है और 1 1 भी है, तो मतलब इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। और इन्वर्स तो आप ऐसे ही निकालने वाले हो जो आपने अभी ये स्टेप किया ऑन टू के लिए। सेम स्टेप करके दिखा देना या तो या डायरेक्ट लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये रहा आपका इन्वर्स फंक्शन, वही एक्स की वैल्यू। तो एफ इन्वर्स इज इक्वल टू रूट के अंदर y+6 -1/3। देख सकते हो इन्वर्स का मतलब क्या है, x इज अ फंक्शन ऑफ y। देखो आप ऐसे भी लिख दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, बन गया आपका इन्वर्स। क्वेश्चन नंबर 10, लेट f ऑफ x ऑफ y बी एन इन्वर्टेबल फंक्शन सो डैट f हैज़ अ यूनिक इन्वर्स। भाई f का एक ही इन्वर्स होता है, इसको प्रूव करके बताओ आप। तो हम इसको लिखेंगे प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। तो भाई उसने बोला हुआ है कि लेट एफ बी एन इन्वर्टेबल फंक्शन, तो मतलब वो 1 1 एंड ऑन टू तो होगा ही, 1 1 एंड ऑन टू तो होगा, ठीक है भाई। तो वो जब वो 1 1 एंड ऑन टू होगा बच्चे, तो यहाँ देखो आप प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन मतलब हम इसका कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलेंगे। लेट G1 एंड G2 बी द टू इनवर्स ऑफ f डॉट एक्स टू वाई, ठीक है। हम लेके चल रहे हैं कि भैया G1 एंड G2 इसके दो इन्वर्स हैं, ठीक है। ये प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन है। अगर तो G1 इज इक्वल टू G2 आ जाता है तो मतलब ये दोनों ही एक ही हैं, ठीक है। तो अब हमें G1 इज इक्वल टू G2 करना पड़ेगा। कैसे करोगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इन्वर्स की डेफिनेशन क्या होती है कि भैया अगर एक फंक्शन x से y में जा रहा है तो वही फंक्शन y से x में आ रहा है और वो दोनों आइडेंटिटी फंक्शन होने चाहिए। मतलब एफ ओ जी बी आइडेंटिटी फंक्शन है और जी ओ एफ बी आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है। यार स्टार्टिंग वाली एक्सप्लेनेशन देख लो प्लीज़, स्टार्टिंग वाली एक्सप्लेनेशन मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है एग्जांपल के साथ। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब जो इनपुट होता है वही आउटपुट निकलता है, ठीक है। प्लीज़ स्टार्टिंग में चले जाओ, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है एग्जांपल के साथ, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब G1 है, ठीक है। तो एफ ओ जी टू भी आइडेंटिटी फंक्शन होगा और एफ जी ओ एफ टू भी जी ओ एफ टू भी आइडेंटिटी फंक्शन होगा, ठीक है। जी टू एफ एफ, यार क्या लिख रहा हूँ, यार क्यों डिस्टर्बेंस करते हैं इस बार इस टाइम पे। देखो एफ ओ जी टू भी आइडेंटिटी फंक्शन होगा और जी ओ एफ जी टू एफ भी आइडेंटिटी फंक्शन होगा, जी टू ऑफ एफ भी आइडेंटिटी फंक्शन होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है इसकी, ठीक है। ऑल राइट, तो जब ये दोनों केस होंगे तो आप लेके चलोगे एफ ओ जी वन को और
एफ ओ जी टू को, ठीक है, दोनों के दोनों आइडेंटिटी फंक्शन है। मैंने स्टार्टिंग में इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दी हुई है एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो ये जब दोनों ही आइडेंटिटी फंक्शन है तो ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, दोनों ही आइडेंटिटी फंक्शन है। सो इसको एफ ओ जी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एफ ऑफ जी ऑफ वन, ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ जी ऑफ टू, ओके। अब वही अगर आप जब वन वन के लिए अगर ये फंक्शन वन वन है तो एफ ऑफ जी ऑफ वन इज इक्वल टू एफ ऑफ जी वन जी ऑफ टू है, दोनों तरफ से एफ कैंसिल हो जाएगा, सो जी ऑफ वन विल बी इक्वल टू जी ऑफ टू, हैंस इट हैज़ ओनली वन इनवर्स, ठीक है, क्योंकि जी ऑफ वन इक्वल आ गया जी ऑफ टू के। अब या तो आप जी ऑफ वन एंड जी ऑफ टू ना लिख के अगर आपको लिखना ही है तो ये इसको भी फंक्शन मान लेना किसी का, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही लिखो। एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आनी चाहिए। जो चीज़ मैंने भाई ये बोला आपको कि अगर ये इन्वर्टेबल है तो ये वन वन एंड ऑन टू भी होगा, ठीक है। तो हम ये प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन लेके चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं G1 और G2 उसके दो इन्वर्स अलग अलग है। भाई अगर G1 और G2 उसके दो अलग अलग इन्वर्स है तो एफ ओ जी इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन होगा, स्टार्टिंग में एक्सप्लेनेशन दी थी मैंने इसको, और जी ओ एफ भी आइडेंटिटी फंक्शन होगा। सिमिलरली एफ ओ G1 और एफ ओ G2 जब आइडेंटिटी फंक्शन होगा तो एफ ओ G1 एंड एफ जी ओ एफ वन भी आइडेंटिटी फंक्शन होगा, ठीक है, एफ ओ G1 एंड जी ओ एफ वन, ठीक है, ये भी आइडेंटिटी फंक्शन होगा। सिमिलरली एफ ओ G2 एंड G2 ऑफ F, ये दोनों भी आइडेंटिटी फंक्शन होगा। जब सारे ही आइडेंटिटी फंक्शन होंगे, ठीक है, क्योंकि ये इन्वर्टेबल है, सारे ही आइडेंटिटी फंक्शन होंगे तो मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ, किसको, एफ ओ G1 को और एफ ओ G2 को, क्योंकि दोनों के दोनों आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है। अब एफ ओ G2 एंड एफ ओ G1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ G1 एंड एफ ऑफ G2, ठीक है। खोल दिया मैंने दोनों को, खोल के दोनों तरफ से एफ से एफ गया तो G1 इज इक्वल टू G2 आ गया, ठीक है, क्योंकि दोनों फंक्शनल वैल्यू मैं इक्वल लेके चला हूँ, देख लो, ओके। जो भी फंक्शन आएगा वो इक्वल हैं तो मतलब दोनों कटेंगे, तो दोनों कटेंगे तो G1 एंड G2, हैंस वो G1 एंड G2 अलग नहीं थे, वो सेम ही थे, ठीक है, हैंस इट इज एन ओनली यूनिक इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, फंक्शन है आपके पास 1, 2, 3 और ये जा रहा है A, B एंड C तक, ठीक है। रिलेशन कैसे दिया हुआ है कि भैया एफ ऑफ 1 है आपके पास A, एफ ऑफ 2 है आपके पास B, एफ ऑफ 3 है आपके पास C। तो रिलेशन कैसे बना, 1, A, 2, B एंड 3, C, ये आपका रिलेशन बना f का, ठीक है। अब इन्वर्स के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग से बताता आया हूँ, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी है कि अगर आपका इन्वर्स नॉर्मल फंक्शन डोमेन से रेंज तक जाता है, ठीक है, तो इन्वर्स फंक्शन वापस आता है, रेंज से डोमेन पे लेके जाता है, ठीक है। तो अब जो रेंज है वो उसका डोमेन बन जाएगा और जो पहले डोमेन था वो अब रेंज हो जाएगा। तो इन्वर्स निकाल दो इसका, a ऑफ 1, b ऑफ 2 एंड 3 ऑफ c। अब वो कह रहा है कि इसका भी इन्वर्स करो दोबारा, f इन्वर्स का भी इन्वर्स करो, तो इसका वापस से इन्वर्स कर दो। तो दोबारा मैंने आपको बताया कि जो पहले डोमेन था वो अब रेंज हो जाएगा और जो अब रेंज है ये डोमेन है, ये रेंज है, ये डोमेन है, रेंज है, ये डोमेन है, ये रेंज है। अगेन दोबारा से रिवर्स करोगे इसको तो ये हो जाएगा 1, A, 2, B एंड C, 3। तो जब ये हो जाएगा तो ये किसके इक्वल है, स्टार्टिंग वाले f के इक्वल, देख लो। तो हैंस दीज टू आर इक्वल, सो f इनवर्स का इनवर्स भी f के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है लेट f ऑफ x टू y बी एन इन्वर्टेबल फंक्शन, मतलब ये 1, 1 एन ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। शो दैट इनवर्स ऑफ f इनवर्स इज f, ये प्रूव करना है। अब देखो ध्यान से, देखो उसने गिवन क्या दिया हुआ है, f ऑफ f इनवर्स हमें प्रूव करना है f के, ठीक है। तो ये LHS को उठाओ पहले, तो ये LHS उठा लिया मैंने, ठीक है, LHS उठा लिया, LHS उठा लिया। ये आइडेंटिटी फंक्शन होगा कि नहीं होगा, पहले मुझे ये बताओ। देखो ये आइडेंटिटी फंक्शन क्यों होगा, मेरी बात सुनो ध्यान से। इसका मतलब ये होता है f ऑफ f इनवर्स, ठीक है, या इनवर्स ऑफ देखो यहाँ पे f इनवर्स ऑफ इनवर्स को मुझे फंक्शन के इक्वल करना है। तो यहाँ से देखो f इनवर्स एक आइडेंटिटी फंक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि उसका इन्वर्स निकला हुआ है। भाई अगर मैं f को दोबारा से f के अंदर दोबारा से इन्वर्स डाल दूँ, मतलब f ओ f इन्वर्स लिख दूँ, तो ये भी तो एक आइडेंटिटी फंक्शन होगा, देख लो ना। इसका मतलब क्या होता है, f ऑफ f इन्वर्स, ठीक है।
आप पहले डोमेन से रेंज तक गए होंगे, ठीक है, फिर वापस से रेंज से डोमेन तक आए, ठीक है, तो ये अंदर बैठा हुआ है वो चीज़। तो ये जब इन्वर्टेबल था पहले, वापस आने के बाद वो भी इन्वर्टेबल होगा, तो अंदर बैठा हुआ है। फिर उसका दोबारा से वापस करोगे आप, फंक्शन में डाल दोगे उसको, तो वो भी तो इन्वर्टेबल होगा, क्योंकि उसी के अराउंड, तो उस फंक्शन के अराउंड ही आप घूम रहे हो, तो वो भी इन्वर्टेबल होगा, ठीक है। तो जब ये इन्वर्टेबल होगा, मीनिंग भी आप समझ गए इसका, तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो इसका इन्वर्स भी तो इन्वर्टेबल होगा, क्योंकि उसी फंक्शन के अराउंड आप घूम रहे हो। ठीक है, इन्वर्टेबल होगा, आइडेंटिटी फंक्शन बनेगा वो। ओके, अब इन्वर्स को अंदर ले जाओ, सो ये हो जाएगा एफ इन्वर्स ऑफ एफ इन्वर्स का इन्वर्स। ठीक है, अब इसको ना पीछे लिख लो और इसको आगे लिख लो, लिख सकते हैं वैसे, कोई दिक्कत नहीं है। एफ इन्वर्स ऑफ इन्वर्स को पीछे लिख लो और ऑफ एफ इन्वर्स को आगे लिख लो, ठीक है, इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन। अब स्टार्टिंग वाली कंडीशन देखो, इसको कह दो ए, इसको कह दो बी, दोनों ही इन्वर्टेबल फंक्शन है, तो मतलब दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि देखो आप सेम एफ के अराउंड ही घूम रहे हो, ठीक है, सेम एफ के अराउंड घूम रहे हो, तो दोनों इन्वर्टेबल फंक्शन है। सो ए इज इक्वल टू बी, एफ ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स का इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, ठीक है, दोनों को इक्वेट कर दिया, दोनों ही इन्वर्टेबल है। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, एफ ऑफ ओ एफ इनवर्स, ठीक है, बाहर ले जाओ उसको, और यहाँ भी एफ इनवर्स का इन्वर्स ऑफ ओ एफ इनवर्स बैठा हुआ है, ठीक है, दोनों से ये तरफ कैंसिल, ये कैंसिल, और आपका बचा क्या है, एफ इज इक्वल टू एफ इनवर्स का इन्वर्स। मैंने एक्सप्लेनेशन दे के करवाया ये क्वेश्चन, ठीक है, ये स्टेप्स थोड़े बहुत रट लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, भैया फंक्शन गिवन है आपको, आर से आर तक जा रहा है, आर से आर तक जा रहा है, ओके, बी गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स की क्यूब की पावर 1/3। आपको निकालना है एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो देखो, जब एफ के अंदर एक्स था तो आपने, ठीक है, अब एफ के अंदर क्या होगा, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो आप किसको कैसे लिखोगे, 3 माइनस एफ ऑफ एक्स का क्यूब का होल क्यूब, ठीक है, ओके। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डालोगे, 3 माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये पूरी, तो इसको कैसे लिखोगे, 3 माइनस एक्स क्यूब का होल क्यूब, ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गई है अभी, और ये क्यूब को आप वैसे लिखोगे क्यूब, और फिर इस 1/क्यूब को वैसे लिखोगे। समझ गए ना, अब ये स्टेप बहुत अच्छे से समझना। देखो, पहले मैंने एफ ऑफ एक्स डाला, तो एफ ऑफ एक्स इतना है, ठीक है, फिर मैंने इस क्यूब को वैसे ही लिखा, और फिर 1/क्यूब को वैसे ही लिखा। आई होप आप समझ गए, ठीक है। अब इसको सिंपली सॉल्व करो, ओके। अब ये हो जाएगा आपका 3 माइनस एक्स का क्यूब, ये 3 अंदर जाएगा, सो 3 इंटू 1/3, और बाहर तो 1/3 चल ही रहा है, सो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सो अंदर क्या बचेगा, 3 माइनस एक्स का क्यूब का होल 1/क्यूब, ठीक है, ये ब्रैकेट खोलेगा, 3 से 3 कैंसिल, एक्स का क्यूब का पावर 1/3, एक्स आ गया आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 14, लेट एफ बी द फंक्शन फ्रॉम, ये डोमेन है भाई, और ये रेंज है, y गिवन है आपको 4x प्लस 3x प्लस 4, द इन्वर्स ऑफ f, इन्वर्स निकालना है भैया सीधा, और रेंज आपको गिवन है, ये मतलब ये इन्वर्टेबल फंक्शन बोल रहा है वो आपको, ठीक है, तो आपको बार बार प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि इन्वर्टेबल है कि नहीं, रेंज आपको गिवन है ये, ठीक है, ओके। तो आपको ये प्रूव करना है कि ये इन्वर्टेबल है, सीधा x की वैल्यू निकालो यार, y 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 4x, सो इसको इस तरफ लेके आओ, 3x y माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 4y, x कॉमन लो, सो 3y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4y, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 4y अपॉन में 3y माइनस 4, ठीक है। अब इसको पॉजिटिव कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 4y, 4 माइनस 3y, भाई देखो ये कहाँ पर है ऑप्शन, ये आपका एफ इनवर्स है, ये है आपका ऑप्शन मेरे ख्याल से, ठीक है, देख लो, नो मैच हो गए। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1.3। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया, मैंने एक एक स्टेप करके आपको बताया, फिर भी कोई डाउट होता है इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए।
ठीक है, मेरे को मैसेज कर लेना, कॉल कर लेना, कोई भी डाउट हो आपका मैथ्स में, 11 12 मैथ्स जो पूछना है पूछ लो। ओके, थैंक यू सो मच।